नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अभिमन्यु शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद MR। चलिए आज दोबारा से स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक जो है हमने पार्ट 4 तक कवर कर लिया है और ये वाला वीडियो रहने वाला पार्ट 5 जो कि आपका रहेगा पूरा का पूरा जापान के ऊपर। भाई साहब जब मैंने पिक्चर लगाए थे ना, मैं जब ये ढूंढ रहा था फ़ोटो, तो ट्रस्ट में इतना मज़ा आया मुझे जापान को देख करके। मैंने कहा यार कितना अच्छा देश है यार, इतना मज़ा आ जाता। देख रहे हो कितना सुंदर सा लग रहा है, देख रहे हो कितनी सारी अच्छी खेती, और ये वाकई में होती है। और फिर मुझे याद आया जो डोरेमोन था ना हमारा, वो भी तो यहीं का ही है। ये दिख रहा है, ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं सब वहीं के तो हैं सारे के सारे। ठीक है, और चलिए अपने काम पर आते हैं वापस से। बाय द वे अच्छा कंट्री है, दिखने में अच्छा काफ़ी है। कभी चलेंगे एक बार आए जापान में सारे लोग मिल के हैं, काफ़ी अच्छा कंट्री। चलिए कोई नहीं, अब आगे हम डिस्कस करते हैं जापान के बारे में। देखिए जापान की सबसे पहले तो लोकेशन देख लेते हैं इंडिया के हिसाब से कि भारत के हिसाब से जापान की लोकेशन कहाँ पड़ेगी। जापान की जो लोकेशन है वो आपकी यहाँ पड़ेगी और ये एशिया महाद्वीप का पार्ट है, ये भी याद रखना। और याद है ना 6 अगस्त 1945 क्या हुआ था और 9 अगस्त 1945 क्या हुआ था, याद है? जी हाँ, यहाँ पर परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा। ठीक है जी, तो ये इकलौता एकमात्र देश है जो कि परमाणु बम झेलने वाला देश था ये। और इसी इसी को जो है उगते हुए सूर्य के रूप में जो है जाना जाता है। उगते हुए सूर्य के रूप में अगर कोई देश पूछ लिया जाए तो कौन है वो, यही है। उगते हुए सूर्य के देश के रूप में कौन है, तो ये जापान ही है, याद रखिएगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे बात करते हैं मेन का, हमारी जो काम की बात है। अब वो हमारा जो काम की बात है वो ये है कि जापान, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि एशिया का महाद्वीप का देश है ये, है ना। और जापान एकमात्र ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसने परमाणु बम का जो होता है ना दुख झेला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई ये। 6 अगस्त 9 अगस्त 1942। और सीक्रेट नाम बताइए, दोबारा से रिपीट करिएगा, ठीक है। और जापान जैसी वो सारी चीज़ें हो जाती है तो उसके बाद अमेरिका जो है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने लग जाता है। बोलता है कि आगे से जापान तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा, मैं अमेरिका आपकी सुरक्षा करूंगा, ऐसा करके उन्होंने कहा था। और इसीलिए जापान के ने अपने संविधान क्या होता है, जो एक देश को चलाने के लिए कानून की पुस्तक होती है उसी को हम संविधान कहते हैं। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसने अपने संविधान के अंदर जो है आर्टिकल नंबर 9 यानी अनुच्छेद नंबर 9 के अंदर उसने अपना लिख रखा है कि हम कभी भी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए बल का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि फिजिकल नहीं होंगे किसी के साथ भी। फिजिकल इन द सेंस कि किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। लड़ाई अगर करेंगे तो वो सिर्फ मुंह से बोल के करेंगे। जैसे आपकी क्लास में होता है ना कि तू बाहर मिलो, बस ऐसा ऐसा होता रहता है, लेकिन कभी भी 2-3 चाटे वाटे ऐसे नहीं मारे जाते, है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, जापान कह रहा है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, मतलब फाइट नहीं करेंगे, मुक्केबाजी नहीं करेंगे, ऐसा, ठीक है। और जापान को भी जो है सत्ता का एक नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि जापान की जो अर्थव्यवस्था है भाई साहब बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है ये भी, मतलब विकास कर चुका है ऑलरेडी ये। जापान के बारे में ऐसा बोला जाता है कि अगर जापान अपने पे आ गया ना तो वो कुछ ही समयों में ऐसे ऐसे हथियार बना सकता है, ऐसे ऐसे बायोलॉजिकल वेपन बना सकता है कि क्या बता सके। बायोलॉजिकल वेपन समझते हो आप लोग क्या होता है? बायोलॉजिकल वेपन मतलब होता है जो, जैसे वो होता है ना एसिड को लेकर के बना दिया, या फिर कोरोना वायरस जैसा वेपन हो गया, ऐसे करके कुछ भी बना सकते हैं ये लोग। कौन? जापान वाले। क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में ना जापान बहुत तेज़ है, बहुत आगे है, वो बहुतों से आगे है भाई वो, मतलब हमसे तो बहुत आगे है, ठीक है। बट देख रहे हो देश कितना छोटा सा देश नहीं है वो, है ना। अब चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। जापान एशिया महाद्वीप में से ना एकमात्र इकलौता एक ऐसा देश है जो कि G7 कंट्री के अंदर इन्वॉल्व है। और ये G7 क्या है? ये इसकी फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7। क्या है इसकी फुल फॉर्म? ग्रुप ऑफ 7, यानी 7 देशों का समूह है। विश्व के जो 7 देश हैं जो सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था अपने पास रखते हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर इनकी ज़्यादा प्रगति है, वो विश्व के 7 देशों में से एक देश है आपका जापान। सबसे बड़ी जिनकी अर्थव्यवस्था होती है ना, वो 7 देशों का समूह है ये। और उनमें से एक देश है आपका जापान, जो कि एशिया में से सिर्फ एक ही लौता वही है। सोच रहे हो कितना बड़ा चीज़ है। और जापान के पास जो है प्राकृतिक संसाधन, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें की बहुत ज़्यादा कमी होती है। बट फिर भी वो जो है कच्चे माल को आयात करता है, मतलब दूसरे देशों से कच्चा माल आयात करता है अपने पास। और उच्च प्रौद्योगिकी जो है वहाँ पर है, मतलब कि इंडस्ट्री हो गया, ये सब बहुत अच्छे से करता है। और टेक्नोलॉजी के मामले में तो भाई साहब मतलब माशाल्लाह है बंदा। और वो जो है सोनी हो गया, सोनी आपने सुना है? सोनी के कैमरा आते हैं वगैरह, ऐसा सोनी आई गेस ऐसे लिखते हैं वो, है ना। सोनी हो गया, पैनासोनिक हो गया, होंडा हो गया, ठीक है, सुजुकी हो गया, मारुति सुजुकी वाला, ये सब के सब क्या है? ये जापान के ही ब्रांड है। कोई बताएगा मुझे सैमसंग जो है कौन सी कंपनी का ब्रांड है ये? सैमसंग
जो सैमसंग S24 के पता नहीं कौन सा S21 काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था ना, उसके बारे में। तो बताइए जरा इस सैमसंग कौन सी कंपनी का। अक्सर लोग इसको जापान की समझ लेते थे, बट ये गलत है चीज़। नेक्स्ट है आपका 1964 के अंदर जो है जापान OECD का मेंबर बनता है। ये OECD का क्या मतलब है, इसकी फुल फॉर्म होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली ये एक तरह से संगठन है, ये भी एक छोटा सा। इस संगठन को जो है बनाया गया था 1961 के अंदर, और इसका मेन पर्पस बस यही था कि सभी के लिए, सभी देशों के लिए समृद्धि हो गया, समानता हो गया, अवसर हो गया, और उनकी समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ बनाने में हेल्प करना ही इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद होता था। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा याद रखिएगा इसके बारे में। और इसको जो है जापान ने 1964 में जा कर के ज्वाइन किया था, और इस संगठन का गठन कब हुआ था, 1961 में, मतलब 3 साल बाद जा कर के जापान ने ज्वाइन भी कर लिया था। जापान की अर्थव्यवस्था जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सोच रहे हो, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मतलब पहले तो आपका वो हो गया USA, दूसरे पे आपका हो गया चाइना, और तीसरे पे ही आपका आता है जापान। सोच रहे हो कितनी बड़ी बात है भाई ये। हालांकि ऐसा बोला जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में हम जापान को भी पीछे छोड़ देंगे अब। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा, माशाल्लाह ऐसा हो जाए, भगवान करे ऐसा हो जाए। ठीक है, सो आबादी के लिहाज से देखा जाए तो जापान जो है विश्व के अंदर 11वें नंबर का स्थान रखता है, और संयुक्त राष्ट्र के संघ में अंशदान, मतलब फंड देने के लिए, जो पैसा अंशदान देते हैं ना, फंड देते हैं, उसके लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये सबसे बड़ी बात है, समझ रहे हो, दूसरा सबसे बड़ा देश है जापान, जो कि पैसा देने के लिए मशहूर है। कहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि यूएनओ के अंदर ये ज़्यादा पैसा देता है। और सबसे पहले नंबर पे कौन देता है, USA देता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सेकंड नंबर है कि सैन्य खर्च के लिहाज से अगर देखा जाए तो विश्व में जापान का स्थान 7वें नंबर का है। ये सैन्य खर्च का मतलब आर्मी तो रखेंगे ना ये लोग, अपनी आर्मी रखने का मतलब अपने देश के अंदर भी अगर कोई वाद विवाद हो जाए तो भाई उसको सुलझाने के लिए आर्मी तो चाहिए ही चाहिए, है ना। और बाहर देशों से अगर कुछ थोड़ी बहुत होता है तो उसको डराने के लिए आर्मी रखनी चाहिए, लेकिन हाँ कभी भी बल का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी लिख चुके हैं अपने संविधान के आर्टिकल नंबर 9 के अंदर, याद रखिएगा। 1991 से ही जो है जापान अमेरिका के साथ सुरक्षा का गठबंधन हो रखा है। मतलब ये था कि अमेरिका जो है जापान को सुरक्षा प्रोवाइड करवाएगा, ऐसा ऑलरेडी संगठन इनके साथ हो रखा है। ठीक है, तो ये था आपके जापान के बारे में। अगर जापान के बारे में कुछ पूछा जाए आपसे तो ये हैं कुछ मोटी मोटी बातें, और इन सबको आप लिख दीजिएगा। ट्रस्ट मी, आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, मतलब ये वाला क्वेश्चन आपका अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, छोटी वीडियो रहेगी आपकी। ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अपने हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे साउथ कोरिया के बारे में। साउथ कोरिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये भी है ना। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।